हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग अपने प्रकाश चैप्टर के 7th लेक्चर में पहुंच चुके हैं। आज हम लोग सीखने वाले हैं दर्पण के बारे में। बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड में सीखेंगे कि दर्पण क्या होता है, दर्पण किस प्रकार बनाया जाता है, और जितने भी सवाल आपके मन में दर्पण से रिलेटेड आते हैं हम उन सभी सवालों के जवाब ढूंढेंगे। पर उससे ज्यादा जरूरी ये बात है कि चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश, और प्रकाश के चैप्टर में दर्पण का क्या इंपॉर्टेंस है। आप प्रकाश के चैप्टर में प्रकाश पढ़ाएंगे ना, फिर ये दर्पण क्यों पढ़ा रहे हैं, तो इन चीजों को भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। पर फ्रेंड्स, जरूरी ये है कि अभी तक जो भी हमने प्रकाश चैप्टर में पढ़ा है एक बार जल्दबाजी में उसको रिवीजन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स याद कीजिए, पहले लेक्चर में हम लोगों ने क्या सीखा था कि प्रकाश क्या होता है, याद है ना। मैंने बताया था कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमें हमारे आसपास के चीजों को देखने की, कह सकते हैं, अनुभूति प्रदान करता है, यही है ना। और फिर हम लोगों ने देखा था कि ऊर्जा क्या है। ऊर्जा के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल, बहुत अच्छे तरीके से आपको ऊर्जा चैप्टर में ही पता चलेगा। तो आप वहां पे क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं कि ऊर्जा सच में होता क्या है और ऊर्जा का हमारे दैनिक जीवन में क्या इंपॉर्टेंस है। तो फ्रेंड्स, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप था जो हमें चीजों को देखने में मदद करता था, और जो भी था वो हम उस लेक्चर में समझ चुके थे। उसके बाद फिर हम लोग आए थे कि प्रकाश स्रोत क्या था। चूंकि फ्रेंड्स, जब हम प्रकाश देखते हैं तो हमने क्या देखा है कि कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, मतलब हमें प्रकाश देने का कार्य करती है, जबकि कुछ ऐसी भी वस्तुएं हैं हमारे आसपास जिनसे कोई प्रकाश नहीं निकलता है। तो यही बात जब हमारे ध्यान में आया तो फिर हमने उन दो वस्तुओं को दो भाग में बांट दिया। एक को क्या कहा, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, और एक को कहा मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। फ्रेंड्स, हमारे आसपास जितने भी प्रकाश स्रोत हैं उनको अगर आप गौर से देखने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ प्रकाश स्रोत प्रकृति के द्वारा बनाए गए हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा, इन्हें प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, इसी वजह से प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहा जाता है। और कुछ हमने भी क्या किया है, प्रकाश स्रोत बनाए हैं, जैसे बल्ब, दिया, तो वो प्रकाश स्रोत क्या कहलाएंगे, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहलाएंगे। उसके बाद फिर हमारा ध्यान थोड़ा आगे बढ़ा था, हम अपने आसपास की वस्तुओं को देख रहे थे। हमने देखा था कि कुछ वस्तुएं स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करती है। गौर से सुनिएगा, कुछ वस्तुएं स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करती है, जबकि कुछ वस्तुएं प्रकाश तो उत्सर्जित करती है परंतु वो प्रकाश उनका स्वयं का नहीं होता है। जैसे समझिए फ्रेंड्स, जो वस्तुएं स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करती थी उनको प्रदीप्त वस्तु कहा जाता था, और जो प्रकाश तो उत्सर्जित करती थी पर वो प्रकाश उनका अपना नहीं होता था, वो कहलाता था अप्रदीप्त वस्तु। जैसे ये बोर्ड अप्रदीप्त वस्तु है क्योंकि ये प्रकाश उत्सर्जित तो कर रही है, यहां से प्रकाश वापस आपके कैमरा पे जा रहा है, परंतु ये प्रकाश इनका नहीं है, इनका स्वयं का नहीं है, ये अप्रदीप्त वस्तु कहलाएंगी। और जिनका स्वयं का प्रकाश रहेगा उनको हम क्या कह देंगे, प्रदीप्त वस्तु, जैसे बल्ब वगैरह, ये हो गए क्या, प्रदीप्त वस्तु। तो फिर यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात सामने आया था कि चंद्रमा को हम लोग क्या कह सकते हैं। तो मैंने आपको समझाया था कि चंद्रमा जो है एक्चुअल में अप्रदीप्त वस्तु है। हमें ऐसा आभास होता है कि चंद्रमा प्रकाश उत्सर्जित करती है, पर ऐसा नहीं था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर हम लोग प्रकाश किरण समझे थे। देखिए फ्रेंड्स, किसी भी वस्तु से, जो भी वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करती है उनसे प्रकाश बाहर की ओर निकलती है, और वो प्रकाश सिंगल प्रकाश ऐसे करके नहीं निकलती है, उससे जो प्रकाश के पुंज निकलते हैं जिनको किरण पुंज कहा जाता है, मतलब प्रकाश का गुच्छा निकलता है, झुंड निकलता है। ठीक है, आपने कभी गौर किया होगा कि इस तरीके से झुंड सा निकलता है, जिसे क्या कहा गया था, प्रकाश किरण पुंज कहा गया था। फिर से एक बार सोचिए, किसी भी प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश निकलते हैं, प्रकाशों का झुंड निकलता है, उनको क्या कहा जाता है, प्रकाश किरण पुंज कहा जाता है। और जब हमने गौर किया अपने आसपास
के वो वस्तु जिनसे प्रकाश निकलती है, तो हमने क्या पाया कि वो जो प्रकाश किरण पुंज हैं वो 3 तरीके के हो सकते हैं। पहले को क्या कहा गया, अपसारी, मतलब जिनसे प्रकाश कुछ इस तरीके से फैलते हुए निकलती है उनको क्या कहा जाता है, अपसारी किरण पुंज। वैसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश निकलती है और आप कह सकते हैं कि किसी एक बिंदु पर जाकर मिलती है, वैसे किरण पुंज को हम लोग क्या कह देंगे, अभिसारी। मतलब ये क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए, और अपसारी क्या होना चाहिए, फैलना चाहिए। तो ये दोनों किरण पुंज आपको समझ में आया। और समांतर, नाम से ही पता चल रहा है प्रकाश के जो किरण है वो समांतर वे में सीधा सीधा निकलना चाहिए, उनको हम क्या कह देंगे, समांतर किरण पुंज कह देंगे। उसके बाद फिर कहानी आगे बढ़ा था, हम लोग पहुंच गए थे पदार्थ पे। बोलोगे पदार्थ तो केमिस्ट्री में पढ़ना था, पदार्थ को हम प्रकाश के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे, प्रकाश के रिस्पेक्ट में देख रहे थे। बोलोगे कैसे देख रहे थे प्रकाश के रिस्पेक्ट में? तो फ्रेंड्स, आपने अपने आसपास की वस्तुओं में गौर किया होगा, किसी वस्तु से प्रकाश पार कर जाती है और किसी वस्तु से प्रकाश नहीं पार कर पाती है। तो उन वस्तुओं के बारे में हमको जानना था कि किन वस्तु से प्रकाश पार कर सकती है और किन वस्तु से प्रकाश पार नहीं कर सकती है। तो हम लोगों ने पाया कि हमारे आसपास 3 प्रकार की वस्तुएं हैं। एक को कहा जाता है पारदर्शी, मतलब जिसके आर पार देखा जा सकता हो, पारदर्शी। और आर पार तभी देखा जा सकता होगा जब प्रकाश पार करती होंगी। जैसे मेरे सामने दीवार है, मैं उस दीवार के उस पार नहीं देख पा रहा हूं क्योंकि प्रकाश उस पार नहीं जा पा रही है। तो वैसी वस्तुएं जिससे प्रकाश पार कर जाती है पारदर्शी कहलाया जाता है। पारभासी, वैसी वस्तुएं जिनसे कुछ प्रकाश पार करती हों और कुछ प्रकाश नहीं पार करती हों, पारभासी कहलाती हैं। फिर हमें उस पार की वस्तुएं कैसी दिखेंगी, धुंधली धुंधली सी दिखेंगी। आपको लगेगा कि कोई वस्तु है पर स्पष्ट रूप से नहीं दिखेगा क्योंकि पूरा प्रकाश पार नहीं हो पाया है। अच्छा, लास्ट में क्या था, अपारदर्शी। नाम से ही फ्रेंड्स पता चल रहा है कि वैसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश पार नहीं कर पाती है वो वस्तुएं क्या कहलाएगी, अपारदर्शी। तो इस प्रकार से हम लोग अभी तक इन बातों को सीखा था। और लास्ट में था प्रकाश के परावर्तन, जो कि अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट चीज था। हमने क्या देखा था कि हमारे पास जो वस्तुएं हैं, हमारे आसपास जो वस्तुएं हैं, जब उनसे प्रकाश टकराती है तो प्रकाश वापस उसी माध्यम में टकराकर लौट जाती है। अभी देखिए यहाँ पे भी यही हो रहा है, यहाँ से प्रकाश इस वस्तु पे पड़ रहा है और पड़ के वापस उसी माध्यम में चला जा रहा है। प्रकाश के इस गुण को हम क्या कहेंगे, परावर्तन के गुण कहेंगे। तो प्रकाश के पास ये बड़ा इंपॉर्टेंट गुण है जिसको क्या कहा जाता है, प्रकाश के परावर्तन कहा जाता है। फ्रेंड्स, कहानी अभी खत्म नहीं हुआ था। हम लोगों ने देखा था कि परावर्तन किसी भी जैसे तैसे नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं कि प्रकाश गया टकराया और उसका जिधर मन किया वो उधर घूम के चला जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। प्रकाश जब किसी वस्तु से टकराएगा, किसी बिंदु पे पड़ेगा, तो वहां पे एक नियम के तहत ही वापस आएगा। जैसे फ्रेंड्स, यहां से अगर कोई प्रकाश इस बिंदु पे पड़ा तो आपको लग रहा होगा ये किधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा। फ्रेंड्स, एक खास नियम का ये पालन करेगा और इसी को क्या कहा जाता है, प्रकाश के परावर्तन के नियम कहते हैं। और मैंने आपको समझाया था प्रकाश के परावर्तन के नियम में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इन सारी बातों को हम लोग पहले 6 लेक्चर में समझ चुके हैं। आज के लेक्चर में हमें पढ़ना है दर्पण के बारे में। तो चलिए सीखते हैं कि दर्पण का क्या इंपॉर्टेंस है, दर्पण क्या होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले ना हम लोग ये जान लेते हैं कि दर्पण बनाया कैसे जाता है। आप इत्मीनान से एकदम धैर्य रख के बैठिएगा, मैं आपको दर्पण से रिलेटेड सारे सवाल के जवाब देने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, दर्पण क्या होता है, आपने कोई एकदम चिकना कांच का प्लेट तो देखा होगा। चिकना कांच के प्लेट का मतलब जिससे आर पार दिखता हो, कांच होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। जैसे आप अगर गाड़ी में बैठे होंगे तो वहां पे भी आपने कांच का प्लेट देखा होगा जिससे आर पार दिखते हैं। वो प्लेट पतले हों तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो क्या होता है, जब किसी चिकने, बहुत ज्यादा चिकना होना चाहिए, समतल होना चाहिए, मतलब चिकना होना चाहिए, इतना समझ जाइए। एक चिकने कांच के प्लेट को
क्या किया जाता है, जिससे आर पार दिखता हो। इमेजिन कीजिएगा, जितना ज्यादा इमेजिन करेंगे उतना ज्यादा मजा आएगा। तो इस कांच के प्लेट को आपको क्या करना है, इसके किसी एक भाग को या तो इधर या तो इधर, इसको क्या कर देना है, सिल्वर्ड कर देना है। क्या कर देना है, सिल्वर्ड। इसका मतलब कि इस पे धातु का एक पेंट चढ़ा देना है, रजत कर देना है इसको। ठीक है, बोलोगे धातु का पेंट चढ़ाने के बाद क्या करना है, अब चूंकि ये धातु का पेंट उखड़ ना जाए तो इसी के लिए आप इस पे कोई गाढ़ा दूसरा पेंट चढ़ा दीजिए। रंग जो आता है ना घर में हम लोग पेंट जो करते हैं, वैसा एक कोई गाढ़ा पेंट चढ़ा दीजिए। अब आपका दर्पण बनके तैयार है। अब आप इसके सामने जाके खड़े हो जाइए, आपको क्या दिखने लगेगा, अपना चेहरा पीछे की ओर दिखने लगेगा। अच्छा, सामने वाला हिस्सा कौन है, ये तो आपका पीछे वाला हिस्सा है, और ये सामने वाला हिस्सा है जिसको कहा जाता है परावर्तक सतह। ठीक है, यहां से ही प्रकाश क्या होते हैं, परावर्तित होते हैं, इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, परावर्तक सतह। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारे दर्पण बनाए जाते हैं। अब सवाल है कि क्या एक ही दर्पण हो सकता है ऐसा, या फिर और भी अलग अलग तरीके के दर्पण हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग ज्यादातर जो अपने आसपास के लाइफ दैनिक जीवन में जो यूज करते हैं वो 3 प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए आप समझते हैं कि वो 3 प्रकार के दर्पण कौन कौन से हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कौन कौन से दर्पण के प्रकार हैं। सबसे पहला जो दर्पण होता है इसको कहा जाता है समतल दर्पण। नाम से ही क्लियर हो रहा है, अभी जो हम लोग थोड़ी देर पहले देखे कि एक कांच का प्लेट लिया, इस कांच के प्लेट को इस तरीके से रजत किया और रजत करने के बाद एक गाढ़ा रंग चढ़ाया इसके ऊपर। अब जो ये दर्पण बन के तैयार हुआ, ये वस्तु है और इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ दिखना शुरू हो गया है। ये जो दर्पण है इन्हीं को क्या कहा जाता है, समतल दर्पण। नाम भी समझ में आ गया होगा कि इसका नाम समतल क्यों पड़ा, क्योंकि हमने एक समतल चिकने कांच का प्लेट लिया था, इसी वजह से इसका नाम पड़ा समतल दर्पण। फ्रेंड्स, हम जो अपने दैनिक जीवन में, आपके घर में भी जो होगा, जो अपना चेहरा देखने में यूज करते हैं, वो कौन होता है, यही समतल दर्पण ही होता है। अब क्या इसके अलावा भी कोई दर्पण होता है? बिल्कुल होता है। दूसरा जो दर्पण है उसको कहा जाता है गोलीय दर्पण। अब ये क्या कहानी है, गोलीय दर्पण का क्या अर्थ हुआ? तो फ्रेंड्स, समझते हैं इस गोलीय दर्पण को बनाया कैसे जाता है, तो फिर आपको मजा आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, होता क्या है कि आपको कोई कांच का एक इस तरीके से गोला लेना होगा। क्या लेना होगा? कांच का एक गोला लेना होगा। गोला का मतलब ये वृत्त मत समझ लीजिएगा, आप समझ रहे हैं, फुटबॉल के आकार का एक क्या करना होगा, गोला लेना होगा। उसके बाद उस गोला को क्या कर देना होगा, इस तरीके से क्या कर देना होगा, आधा काट देना होगा। अब ये देखिए, एक गोला का एक हिस्सा हो गया ना, गोला का एक हिस्सा हो गया, तो इसी के मदद से हम लोग क्या करने वाले हैं, दूसरे प्रकार के क्या करने वाले हैं, दर्पण बनाने वाले हैं। मतलब ऐसा समझिए, कांच का जो टुकड़ा होना चाहिए ना, वो थोड़ा सा क्या होना चाहिए, कर्व होना चाहिए। ये इस तरीके से थोड़ा सा होना चाहिए। ऐसा आपको टुकड़ा कहाँ देखने को मिला होगा? टोटो वगैरह में बैठे होंगे, वहां भी देखे होंगे। इस तरीके से हल्का क्या होना चाहिए, टुकड़ा तिरछा होना चाहिए। इसी वजह से चूंकि वो किसी गोले का हिस्सा होता है, अगर कोई भी चीज आपको ऐसा दिख रहा है, अगर मैं कोई भी चीज ऐसा बना दूं, तो ये कहीं ना कहीं किसी गोले का हिस्सा है ना, तो इसी वजह से क्या कहा जाता है, गोलीय दर्पण कहा जाता है। तो मैंने क्या कहा आपको कि आपको एक कांच का इस प्रकार का टुकड़ा लेना होगा और फिर सेम टू सेम जैसा आपने यहाँ किया, यहाँ भी आपको करना है। उसके एक भाग को क्या कर देना है, इस तरीके से रजत कर देना है और फिर किसी गाढ़ा रंग से उसको पेंट कर देना है ताकि उड़ ना जाए। अब जो ये आपका दर्पण बन के तैयार हुआ है, ये क्या हो गया, आपका गोलीय दर्पण हो गया। अच्छा, आप सोच रहे होंगे इस आपने बाहर की तरफ पेंट किया है, कोई बात नहीं, आप अंदर की तरफ भी क्या कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं। जैसे देखिए, फिर से हमने कांच का गोला लिया है और इस बार इसके अंदर की तरफ पेंट कर दिया है और फिर इस तरीके से इसके ऊपर एक गाढ़ा रंग चढ़ा दिया है। अब जो ये दर्पण बना है, ये दोनों दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण ही है। मैं इसे क्यों गोलीय दर्पण कह रहा हूं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं किसी गोले का हिस्सा लग रहा है।
ठीक है, आप भले ही इसको किसी गोला से काट कर नहीं लाए हो, बट ये कहीं ना कहीं गोले का निर्माण कर रहा है। इस वजह से क्या कहेंगे, इसको हम गोलीय दर्पण कहेंगे। अच्छा, अब एक बात आप बताइएगा कि इसमें आप चेहरा किधर से देखना पसंद करेंगे, मतलब आपको चेहरा किधर से दिखेगा, इधर से या इधर से? नहीं फ्रेंड्स, इधर से तो पेंट है, ये तो आपका पिछला हिस्सा हो गया। मैंने दिखाया था ना दर्पण का पिछला हिस्सा। अगला हिस्सा परावर्तक सतह, तो ये है, आप यहाँ पे अगर खड़ा रहेंगे तो आपको वस्तु यहाँ पे पीछे दिखेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपका परावर्तक सतह कौन सा होगा? यहाँ पे आप कहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे क्या? नहीं, आपको दिख रहा है ये पेंट वाला हिस्सा है, ये आपने पीछे से पेंट किया है, ये वाला हिस्सा है। यहाँ पे आपको चेहरा कहाँ से देखना होगा? यहाँ से देखना होगा। तो यहाँ पर हम लोग समझ चुके हैं कि गोलीय दर्पण दो प्रकार से बनाया जाता है। एक में बाहर वाले तल पे पेंट कर सकते हैं हम लोग, जो उभरा हुआ सतह है इस पे पेंट कर सकते हैं, और एक में हम लोग अंदर वाले सतह पे पेंट कर सकते हैं। मतलब कि गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के हो सकते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब सवाल है, अवतल किसको कहेंगे, इसको या फिर इसको? अवतल मतलब बाहरी तल पे अगर हम पेंट करते हैं तो उसको हम क्या कह देंगे? अवतल दर्पण कह देंगे। यहाँ पे देखिए मैंने क्या कहा है, एक गोला लीजिए और इसके बाहरी तल पे पेंट कर दीजिए। बाहरी मतलब बाहर की तरफ, ठीक है। तो ये हो गया बाहर की तरफ, आप इस पे पेंट कर दिए, मतलब उभरा हुआ सतह पे आपको पेंट करना है। कौन से सतह पे? उभरे हुए सतह पे पेंट करना है। तो ये बनके तैयार हुआ कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। अच्छा, उत्तल दर्पण में क्या करना है, इसमें अंदर की तरफ जो सतह है उस पे आपको पेंट करना है। तो फिर से आप लीजिए इस तरीके से, और इस बार अंदर की सतह क्या है, ये है, तो आपको पेंट क्या करना है? इधर की तरफ करना है, और ये दर्पण बनके तैयार हो गया। आप बताइए वस्तु कहाँ पे रहेंगे, मतलब वो देखने वाला हिस्सा कौन सा है? ये वाला हिस्सा आपका देखने वाला है, और इसमें देखने वाला हिस्सा कौन सा है? ये वाला हिस्सा देखने वाला है, जिसको परावर्तक सतह भी कहा जाता है। अब फिर हम कंफ्यूज हो गए कि हम जो अपने आसपास देखते हैं वो समतल होता है या फिर ये वो, कहाँ हम इन तीनों दर्पण को देख पाते हैं? तो फ्रेंड्स, अलग अलग जगह पे हम लोग अलग अलग तरीके के दर्पण देखते हैं। जैसे आपके घर में जो दर्पण होता है जिससे आप चेहरा देखते हैं वो होता है समतल दर्पण। आप छू के भी देखे होंगे, वैसे सारे दर्पण वैसे ही प्लेन ही लगते हैं छूने के बाद। तो ये क्या हो गया? समतल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण आपको कहाँ देखने को मिलता है? अवतल दर्पण आप बहुत कम देखते हैं, जनरली जो सेविंग करने के लिए, मतलब जिसमें आपका प्रतिबिंब बड़ा बन रहा हो, आप उसमें अपना चेहरा देखें और आपको अपना चेहरा बड़ा दिख रहा हो, तो वो रहा होगा एक्चुअल में कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। और आप लोग जो बाइक में दर्पण देखते हैं, बाइक के साइड मिरर में यहाँ पे जो दो लगा रहता है, वहां पे जो दर्पण होता है वो होता है उत्तल दर्पण। अगर आपने कभी गौर किया होगा तो उसमें आपको अपना चेहरा छोटा महसूस हो रहा होगा, तो वो होता है उत्तल दर्पण। अब यहां से एक बात समझ में आया कि अलग अलग दर्पण में हमारा चेहरा अलग अलग दिखता है। नहीं, यही समझ में आया ना? इसमें हमारा चेहरा जैसा होता है वास्तव में वैसा ही दिखता है, इसमें हमारा चेहरा बड़ा दिखता है और इसमें हमारा चेहरा छोटा दिखता है। इसी कारण तो हमने ये अलग अलग तरीके के दर्पण बनाए। जरूरत के हिसाब से आविष्कार होता है ना फ्रेंड्स, तो उसी जरूरत के हिसाब से हम लोग 3 दर्पण के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या और भी दर्पण हो सकते हैं? देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि आपको कांच के टुकड़ा पे पेंट करना है, यही करना है ना? तो हम अलग अलग तरीके के कांच के टुकड़े पे भी पेंट करके बना सकते हैं, बट उसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो उस तरीके का नहीं बनेगा, वो हमारे उपयोग का प्रतिबिंब नहीं होगा। इसी वजह से हम 3 ही दर्पण जानते हैं। तो फ्रेंड्स, जल्दी से ये फोटो बनाइए और इसको नोट कीजिए। तो फ्रेंड्स, अब तक जो भी हमने दर्पण के बारे में देखा, उन बातों को परिभाषित किस प्रकार से किया जा सकता है वो समझते हैं। सबसे पहले अगर दर्पण को ही परिभाषित करने को कह दिया जाए तो हम दर्पण को कैसे परिभाषित करेंगे? दर्पण क्या है? एक ऐसी युक्ति है, नहीं, एक ऐसा वस्तु है जो क्या करता है, अपने सामने रखे किसी भी वस्तु की क्या कर देता है? छवि बना देता है। मतलब उसी की प्रकार क्या कर देता है? एक प्रतिबिंब बना देता है। उस वस्तु को हम क्या कह देंगे? दर्पण कह देंगे। फिर से एक बार देखिए, दर्पण एक ऐसी युक्ति है जो अपने समक्ष रखे किसी भी वस्तु की क्या कर देता है? प्रतिबिंब बना देता है अथवा
छवि बना देता है, उसको हम दर्पण कहते हैं। आपने देखा है ना, दर्पण के सामने कुछ भी हो, दीवार हो, ईंट हो, पत्थर हो, कोई भी वस्तु हो, उस वस्तु की वो क्या कर देता है, छवि बना देता है। तो हम ऑफ कोर्स इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। पर इससे भी ज्यादा जरूरी हमारे लिए जो हमारे मन में आ रहा है वो ये कि वो करता किस प्रकार है। नहीं, दर्पण किस प्रकार एक वस्तु की छवि बना देता है, सेम टू सेम फोटो बना देता है, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में नहीं आते हैं, बट जिसको कहते हैं ना इंटरेस्ट के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए, जो सही तरीका होता है पढ़ने का, उस चीज के लिए ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा कि दर्पण किस प्रकार वस्तुओं की छवि बनाता है। तो फ्रेंड्स एकदम गहराई से समझिएगा, दिमाग से समझिएगा, एकदम गौर से सुनिएगा। क्या कह रहे हैं कि दर्पण के समक्ष किसी भी वस्तु से निकलती हुई प्रकाश, चलिए हम मान लेते हैं कि ये मेरे सामने क्या है, एक दर्पण है और इसके सामने मैं जाकर खड़ा हो जाता हूं। ये लीजिए, ये हो गया दर्पण और दर्पण के सामने कोई वस्तु। तो अब होता क्या है, देखिए क्या समझते हैं कि कैसे इसका एक प्रतिबिंब, इसका एक छवि बनता होगा। तो होता क्या है कि जो भी वस्तु रखा हुआ है, नहीं कोई भी वस्तु जो दर्पण के सामने रखा हुआ है, उससे ऑफ कोर्स क्या होता होगा, प्रकाश निकलता होगा ना। तो ये प्रकाश इस वस्तु पे पड़ते होंगे ना। अब जब ये प्रकाश इस वस्तु पे पड़ता है तो ये प्रकाश इस वस्तु से परावर्तित भी होता होगा। मान लिया जाए यहाँ से जो प्रकाश निकला इस वस्तु पे पड़ा, अब आपको पता है इस वस्तु पे पड़ने के बाद ये चारों तरफ जाएगा। अगर ये चारों तरफ जाएगा तो ऑफ कोर्स ये दर्पण की तरफ भी जाएगा। इस वस्तु से सभी प्रकाश क्या हुए हैं, दर्पण की तरफ ही गए हैं। अब जरूरी नहीं है कि ये सीधा ही जाएगा, मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूं कि किसी वस्तु पे जब प्रकाश पड़ती है तो वो चारों तरफ जाती है, तो उसके सामने अगर कोई दर्पण है तो उस दर्पण पर भी वो प्रकाश आपतित होगी। अब आपको पता है, मैंने बताया है कि दर्पण एक बहुत ही अच्छा परावर्तक है, मतलब ये अपने ऊपर आने वाले सभी प्रकाश को क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है। तो हुआ ये कि यहां से जो भी प्रकाश इस दर्पण पे पड़े वो प्रकाश वापस वहां से लौटे, नहीं वो वहां से लौटे, और वो प्रकाश लौटने के बाद हो सकता है वो सारे के सारे प्रकाश आपकी आंखों में लौटे हों, क्योंकि जरूरी नहीं कि ये प्रकाश ऐसे ही आया होगा। इस प्रकार से सभी प्रकाश परावर्तित होके क्या हुए होंगे, हमारी आंखों में भी गए होंगे, हुआ होगा ना। तो उसी परावर्तन के बाद जो हमारी आंखों में वो प्रकाश जाता है, तो हमारी आंखों को क्या होता है, वो प्रकाश जहां से आते हुए दिखता है। गौर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं ना क्यों ना एक सही तरीका से ही आपको बना दूं, इस प्रकार से आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि प्रकाश फिर ऐसे मुड़ के कैसे चला गया। आप तो मुझे बताए थे कि प्रकाश तो परावर्तन के नियम का पालन करता है। तो चलिए मैं अच्छा से आपको समझा ही देता हूं कि चलिए ये हमारे सामने दर्पण था और आपको समझाने के लिए हम एक छोटा सा वस्तु लेते हैं। ले लें क्या, छोटा सा वस्तु। चलिए मान लिया जाए ये बहुत छोटा सा वस्तु है और इस वस्तु में आंख भी है। क्या है, आंख भी है जो देख सकता है। तो चलिए अब बताइए, अगर आसपास कहीं से प्रकाश स्रोत हो तो यहाँ से प्रकाश निकले होंगे और निकलने के बाद प्रकाश इससे टकराकर चारों तरफ गए होंगे और जाने के बाद ये प्रकाश दर्पण के तरफ भी गया होगा। मान लिया जाए हम कोई भी दो प्रकाश इस तरीके से दर्पण की तरफ भेज दिए। अब ऐसा नहीं सोचना आप ऐसा ही क्यों लिए हैं, आपका जो मन वैसे ले लो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लीजिए, ऐसा हमने दो प्रकाश इधर से भेज दिया, ठीक है। ऐसे दो प्रकाश नहीं निकले होंगे, बहुत सारे प्रकाश निकले होंगे। तो फिर मैं बहुत सारा प्रकाश बनाऊंगा तो फिर ये पूरा डायग्राम क्या हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हमने दो ही प्रकाश लिया है। अब बताइए आपको क्या लगता है, जब यहां से ये क्या हुआ होगा, परावर्तित हुआ होगा ना। परावर्तित कैसे हुआ होगा, परावर्तन के नियम का पालन किया होगा। इस प्रकार से ये लंब रहा होगा और लंब का मतलब ये प्रकाश अगर इधर से आया है तो ये प्रकाश इधर लौट जाएगा, नहीं, और यहाँ वाला प्रकाश इस तरीके से इधर लौट जाएगा, ठीक है। अब होता क्या है, हमारी जो आंख है इनको ये प्रकाश जहां से आते हुए दिखते हैं। मान लिया जाए मैं इसको पीछे आगे से यहां से मैं देख रहा हूं, तो मुझे ये प्रकाश, मेरी आंख यहाँ पे है, ठीक है। अगर मुझे ये प्रकाश कहां से आते हुए दिखेंगे, मुझे ये प्रकाश
क्या यहाँ से आती हुई दिख रही है क्या? अगर मैं गौर कीजिएगा, आप खुद को यहाँ लगाइए और आपको ये प्रकाश लग रहा है कि वो वहां से आ रहा है। तो जब हमारी आंखों को वो प्रकाश जहां से आता हुआ महसूस होता है, समझिएगा, मुझे ये पूरा बोर्ड अगर वहां से आता हुआ दिखे, मुझे इस बोर्ड का पूरा प्रकाश अगर वहां से आता हुआ दिखे, तो मेरी आंखों को मुझे वो वस्तु वहीं दिखने लगेगी। बात आया क्या समझ में? मुझे ये प्रकाश कहां से आता हुआ दिख रहा है? यहां से आता हुआ दिख रहा है। इसी वजह से इस वस्तु का प्रतिबिंब कहां बन गया है? यहां पे बन गया है। मतलब नॉर्मल सी बात है। आते हैं, मैंने परिभाषा क्या लिखा है, मतलब मैंने समझाया कैसे है। दर्पण के समक्ष किसी भी वस्तु से निकलती हुई प्रकाश, किसी भी वस्तु से निकलती हुई प्रकाश जब दर्पण से परावर्तित होता है, क्या हुआ? दर्पण से परावर्तित हुआ, तो परावर्तित प्रकाश हमारी आंखों में उस वस्तु की छवि बना देता है। ये जो प्रकाश यहां से परावर्तित हुआ ना, वो क्या कर देता है? उस वस्तु की छवि वहां पर बना देता है और हमें वैसा ही वस्तु वहां पर दिखने लगता है। तो गौर कीजिएगा, आप अपने सामने शीशा रखिएगा और शीशा रख के आप एक बार सोचिएगा कि क्यों मुझे मेरा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे दिख रहा है। हुआ ये होगा कि आपसे ये प्रकाश निकला होगा और वो निकलने के बाद वो प्रकाश आपकी आंखों को महसूस कहां से आता हुआ लग रहा है? जहां पे आपका फोटो बना है, जहां पे आपका प्रतिबिंब बना है, वो प्रकाश वहीं से आता हुआ लग रहा है। इस वजह से आपको अपना प्रतिबिंब वहां पे दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि ये बात आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो एक बार, चूंकि मैं एक टॉपिक पे इतना ज़्यादा समय नहीं देना चाहता हूँ, बहुत बड़ा वीडियोस बन जाता है, पर ऐसा नहीं है कि मैं समझा नहीं सकता हूँ, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा सकता हूँ। अगर फिर भी किसी को नहीं आया होगा समझ में, तो आप कमेंट में बोल सकते हैं, मैं इस पर एक सेपरेट वीडियोज़ बहुत अच्छे तरीके से टाइम लेकर, ठीक है, मैं उसमें आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि किस प्रकार दर्पण जो है किसी भी वस्तु की प्रतिबिंब बनाता है। क्योंकि फ्रेंड्स, एक छोटे छोटे टॉपिक पे इतना लंबा डिस्कशन कहीं ना कहीं 10 क्लास के लिए थोड़ा अजीब हो जाता है, मुझे थोड़ा अजीब लगता है। तो फिर भी अगर आपको जानना होगा तो आप क्या करेंगे? कमेंट करेंगे, मैं अलग से आपको ये वीडियोस बना दूंगा। फिलहाल के लिए आप इसको नोट करें। तो फ्रेंड्स, इसके आगे जो हमने देखा था कि दर्पण जो 3 प्रकार के होते हैं, उन तीनों प्रकार के दर्पण को हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, समतल दर्पण को मैंने परिभाषित कैसे किया है कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो। फ्रेंड्स, परावर्तक सतह को समझिए जरा। परावर्तक सतह उस सतह को कहा जाता है जहां पे प्रकाश का परावर्तन होता है। क्या कहा मैंने? जहां पे प्रकाश का परावर्तन होता है, मतलब आपके दर्पण का आगे वाला सतह जो है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है परावर्तक सतह। जैसे समझिए फ्रेंड्स, मैं आपको दर्पण से ही दिखाकर बताता हूं। जैसे ये जो दर्पण है, इस दर्पण का परावर्तक सतह इसको बोला जाएगा। सामने वाले भाग को क्या कहा जाएगा? परावर्तक सतह कहा जाएगा। और ये जो पीछे वाला सतह है, इसको हम परावर्तक नहीं कह सकते हैं, चूंकि परावर्तन यहां से भी हो रहा है, पर ज्यादा परावर्तन कहां से हो रहा है? यहां से हो रहा है। तो ये वाला भाग क्या कहलाएगा? परावर्तक सतह। अब देखिए, ये जो मेरे सामने है ये समतल दर्पण है। इसका मतलब इसका परावर्तक सतह एक बार देखिए कैसा है, पूरा समतल है। ये समतल कांच के टुकड़े पे बनाया गया है। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह कैसा होना चाहिए? समतल होना चाहिए। ये हो गया दर्पण, ये हो गया पीछे वाला सतह और ये हो गया इसका परावर्तक सतह। तो जब किसी दर्पण का परावर्तक सतह क्या हो जाए? समतल रहे, तो उसको हम क्या कह देंगे? समतल दर्पण कह देंगे। अच्छा, अवतल दर्पण की बात करते हैं। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ हो। अब देखिए, यहाँ पे एक दर्पण है, गोलीय दर्पण है ना, गोले का एक हिस्सा है ना, इसमें देखिए ये पीछे वाला भाग है। अब बताइए परावर्तक सतह कौन है? ये है ना। और आप परावर्तक सतह को देखिए तो आपको दबा दबा सा लग रहा है, दबा हुआ है ना, दबा हुए भाग पे परावर्तन हो रहा है ना। तो जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो? परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ हो, उसको हम क्या कह देंगे? अवतल दर्पण कह देंगे।
बात है क्या समझ में। और ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो। यहाँ पे देखिए परावर्तक पृष्ठ कौन है, अगर पीछे आपने पेंट किया है तो सामने वाला क्या है, परावर्तक पृष्ठ है, और ये उभरा हुआ है, इसी वजह से इसको हम क्या कह देंगे, उत्तल दर्पण कह देंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा, हमने इसके परावर्तक पृष्ठ को देखकर परिभाषित किया है। एक दर्पण का परावर्तक पृष्ठ कैसा था, समतल था, एक का परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ था और एक का परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ था। और इस तरीके से हम तीनों दर्पण की परिभाषा समझ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, इस क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे जवाब ढूंढे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर जाने हैं, और सबसे मेन चीज, जो सारा चीज मेन ही होता है, मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में तो हम पढ़ने वाले थे प्रकाश के बारे में, तो दर्पण पे कैसे पहुंच गए। दर्पण पे इस वजह से पहुंच गए क्योंकि प्रकाश का काम दर्पण पे बहुत अच्छा हो रहा है। नहीं, दर्पण क्या कर रहा है, प्रकाश के सभी भाग को क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है। इस वजह से कहीं ना कहीं दर्पण और प्रकाश को हम एक साथ पढ़ रहे हैं। तो बात आया क्या समझ में। और भी हमें जानना है समतल दर्पण के बारे में, अवतल दर्पण के बारे में, उत्तल दर्पण के बारे में। तो अभी फिलहाल आपके लिए ये एक ओवरव्यू था कि किस प्रकार दर्पण बनाया जाता है और क्या क्या होता है। अब इससे ज्यादा हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, इसको भी नोट कर लीजिए।